नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्जाम 12 जून को है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, अच्छी तरह तैयारी चल भी रही होगी। लास्ट टाइम सजेशन ये है कि जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, जो आपका नोट्स हैं या आपकी जो बुक्स में आपने जो मार्क किए हैं, उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करें। साथ में हो सके तो एक टेस्ट सीरीज भी आप एक ले लें, जिससे कि आपको एक एग्जाम देने का, टेस्ट देने का एनवायरनमेंट आप महसूस कर सको, और जो छोटे छोटे जो आप गलतियां करते हो वो गलती ना कर सको। तो एक टेस्ट जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। अब अमूमन लोग सोचते हैं कि क्वेश्चंस पढ़ के मॉक टेस्ट तैयार कर लें, ऐसा मैं इस बात को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। बेहतर होगा एक पूरा 2 घंटे का टेस्ट लगाइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन उस तरह से हो सके जिस तरह से एग्जाम होता है। तो अगर आसपास कोई कोचिंग है आपके जहां पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं तो वहां टेस्ट दीजिए, अन्यथा आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसको भी आपको अच्छा लगे। एक टेस्ट सीरीज जो है हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, चाहे तो आप वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है। लगभग 30 क्वेश्चन, 30 पेपर हैं। 15 जीएस के हैं और 15 जो हैं 15 जीएस के हैं और 15 करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, 15 करंट अफेयर्स के हैं। फीस जो है वो 9,999 रुपए है, 999, मात्र 999 है। और आप इसके लिए 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, इससे प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब जिन लोगों को लगता है कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि अगले 2 महीने में वो क्रैश कोर्स के रूप में कुछ जल्दी से क्विक पढ़ाई कर सके, तो उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है और आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। उसकी फीस भी बहुत मिनिमम है, 1999 रुपए है। ठीक है, और इसमें आपको वीडियोस और पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बड़े तरीके से हो जाएगी। अभी लगभग 70 दिन बाकी हैं, टाइम काफी है। जो भी आपको कमी महसूस हो रही है उस कमी पर काम कीजिए और ये मौका अब जाने मत दो आप। ठीक है, आज जो हम अभी पढ़ेंगे वो करंट अफेयर्स है, जनवरी का करंट अफेयर्स है ये। और कुल 50 क्वेश्चन है जनवरी के करंट अफेयर्स हमारे पास, कुल 50 क्वेश्चन है। आज मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मेरे हाथ में है, फटाफट आपको। और ये बहुत 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स बहुत क्रूशियल होता है, तो ध्यान से रखिएगा। पहला क्वेश्चन, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक की बात हो रही है। यहां पर 2 तरह के ओलंपिक होते हैं, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक। तो यहां पर विंटर ओलंपिक हो रही है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि विंटर ओलंपिक कहां पे हुआ था, तो बीजिंग में हुआ था। बीजिंग कहां है, चाइना में। बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक में 2 अलग अलग स्पर्धाओं में, यानी 2 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऐसा बंदा जो 2 इवेंट में क्वालिफाई किया हो। कौन? एल्पाइन स्फीयर गुलदेव, एल्पाइन स्फीयर हीरालाल, हिमांशु ठाकुर या आरिफ मोहम्मद खान? दोस्तों, इसका आंसर है आपका एल्पाइन स्फीयर आरिफ मोहम्मद खान। ये जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के एल्पाइन स्फीयर आरिफ खान, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये सॉल्यूशन आपको मिल जाता है जब आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पीसीएस गुरुजी वाला आप ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह करंट अफेयर्स में भेजता हूं, तो इसमें सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए एक और इवेंट में क्वालिफाई कर लिया। वो अब अगले साल बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। ये उस समय करंट अफेयर्स बने हुए, तो उस भाषा जो है वो पिछले उसी समय की चल रही है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में खेलों का आयोजन अगले साल चीन में बीजिंग 4 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कश्मीर के हाजीबल गुलमर्ग इलाके में आरिफ के महीने भर के दुबई में। अच्छा, ये तो हो गया। खैर, जो आंसर है यहाँ पर है आरिफ मोहम्मद खान है, ज्यादा उसका मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, आंसर डी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, वर्ष 2021 किसने हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? हिंदी भाषा में, अलग अलग भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भाषा में किसको साहित्य अकादमी जो होता है पुरस्कार प्रदान किया गया है? नमिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा, अनुराधा सर्वा पुजारी और DS नागभूषण। दोस्तों, इसका आंसर है दया प्रकाश सिन्हा। यहां पे दया हो जाएगा। ठीक है, दया प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इनकी सुनिए। हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया जाएगा। उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। किसके लिए? सम्राट
सम्राट अशोक के लिए, ठीक है, सम्राट अशोक के लिए किया जाएगा। अच्छा, अब दया प्रकाश सिन्हा का जन्म जो हुआ है वो 1935 में हुआ था उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके में, और ये एक आईएएस अफसर रह चुके हैं। ये आईएएस अफसर है, बाद में इन्होंने लिखने में आया, तो दया प्रकाश सिन्हा जो है ये रहेगा आंसर, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ल्ड वन एक कंपनी का नाम है कि किस कंपनी के 96% तक से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने किस कंपनी, यानी वर्ल्ड वन एक कंपनी है, वो किसी को खरीद रही है, उसके 96% तक के शेयर खरीद रही है, यानी पूरा ही टेक ओवर कर रही है, तो किसने परमिशन, किसको दी है परमिशन? सीसीआई ने। टाटा मोटर्स का, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस या जिंदल पावर। तो जो वर्ल्ड वन है वो किसको खरीद रहा है? वो जिंदल पावर को खरीद रहा है। किसको खरीद रहा है? जिंदल पावर को, ठीक है। और सीसीआई क्या करता है? देखिए सीसीआई जो है ना, ये देखता है कि कोई मोनोपोली तो नहीं क्रिएट कर रहा है। मोनोपोली तो क्रिएट नहीं हो रही है, यानी कि कोई कंपनी जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर रही है, किसी को दूसरे कंपनी को मौका नहीं दे रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सीसीआई आयोग बनाया गया है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने वर्ल्ड वन के जिंदल पावर के 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जिंदल स्टील फंड पावर लिमिटेड ने जुलाई में जिंदल पावर के 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के एवज में वर्ल्ड वन से 7,400 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ब्रिक्स नव विकास बैंक, ब्रिक्स नव विकास बैंक यानी कि ब्रिक्स का जो बैंक है जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है, ठीक है। ब्रिक्स क्या चीज है ये पता ही आपको, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ठीक है। ये तो खैर बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ब्रिक्स कंपनी का, ब्रिक्स का जो एक संस्था का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? अब एक नए सदस्य की एंट्री हुई है एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक नए कंट्री की एंट्री हुई है। किसकी हुई है? सऊदी अरब की, कतर की, मिस्र की, इजराइल की। दोस्तों इसका आंसर है इजिप्ट, मिस्र की एंट्री हुई है इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अब इससे पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। एनडीबी ने 29 दिसंबर 2001 को मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किया। मिस्र एनडीबी शामिल होने वाला चौथा नया देश, फोर्थ है। कौन सा देश है? फोर्थ देश है। इससे पहले कौन कौन शामिल हुए हैं? बांग्लादेश, यूएई और आपका है उरुग्वे, ठीक है। तो ये जो है आपको 3 कंट्रीज ऑलरेडी आ चुके हैं, और नव विकास डेवलपमेंट बैंक ने, एनडीबी ने बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को पहले ऐड कर लिया, अब मिस्र को ऐड क्या कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड बैंक या बाकी दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रोल बैंक पर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो ना हो। ऐसा ना हो कि फिर उनकी बात चले। अभी जैसे चाइना, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका के हाथ में हैं, तो एक तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए नया एक प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, नए बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो एनडीबी उसी में से है। ब्रिक्स का है, अलग है, अमेरिका पे या ब्रिटेन पे डिपेंड नहीं है, इसलिए अपने आप को बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया? देखिए इसमें है क्वांटन डिकॉक, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट मैच से तुरंत ही, एक मैच हुआ खत्म होने के बाद बोला कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता, मैं रिटायर करूंगा। तो सीरीज चल रही थी इंडिया साउथ अफ्रीका का, उसी बीच में ही क्वांटन डिकॉक ने रिटायरमेंट ले लिया। ज्यादा एज नहीं, 29 साल की एज थी, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में? मेट्रो लाइन सबसे लंबी किस देश में है? टोक्यो, शंघाई, मुंबई, शिकागो। तो सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है वो शंघाई में है। शंघाई चाइना के अंदर है। शंघाई एक तरह का मुंबई ऑफ इंडिया है, शंघाई है। तो हम लोग कहते हैं कि मुंबई को हम शंघाई बनाएंगे। शंघाई में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मेट्रो लाइन सबसे लंबी है। अब निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। हाल ही में नागालैंड में 6 माह के लिए आपसा का हुआ विस्तार किया गया है। का विस्तार किया गया है। यह सुरक्षा बलों के अभियोजन और कानूनी मुकदमों से
ही सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, अभियोजन और कानूनी मुकदमों से ही सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें से कौन सा सही है? ये यहां पर कभी कभी आता सही नहीं है तो ये लिखना पड़ता है। अब पहले समझते हैं भैया आपसा क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बहुत ही अशांति वाले इलाके होते हैं, यहाँ पे टेररिज्म वाला होता है या जहां पर दिक्कतें ज्यादा रहती हैं, तो वहां पर आफ्सा लगा दिया जाता है। एक तरह का ये है आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी पर्सनल एक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आर्मी हो गई या पैरामिलिट्री हो गई, उनको एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि वो अपना काम कर सके। जैसे कि मान लीजिए उनको कोई छापा मारना है तो उन्हें वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, या किसी को पकड़ने से पहले जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको बताना नहीं पड़ेगा या उनको रिपोर्ट नहीं देनी पड़ेगी। मान लीजिए कभी कोई किलिंग हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आतंकवादियों को मारने के लिए एक दो लोग निर्दोष शायद मर जाए इस तरह से, तो वहां पर भी थोड़ा सा जानबूझ के ना किया गया हो तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है आपसा कि अगर मान लो कुछ सैनिक इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में तो उनके खिलाफ केस ना चले। अब ये जो है वो काम तो अच्छा करता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर देता है मिलिट्री को जिससे वो काम कर सके, लेकिन कभी कभी बहुत मिसयूज भी होता है आपसा का, ठीक है। बहुत रिपोर्ट्स आई हैं, नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये काफी है, जम्मू कश्मीर में भी रहा चला है, लेकिन पिछले 30-40 साल से लगातार ये नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मेघालय में आपसा लगाया गया है ये, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी क्लॉज होता है कि थोड़े दिनों के लगाया गया और शांति होगा, हटा लो उसको। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है, जिसका मिसयूज की रिपोर्ट हम लगातार देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन बनाया गया तो उसमें ये बोला कि नागालैंड में 6 माह के लिए आपसा का विस्तार किया गया, यानी कि लगाया गया है। क्या ये सही है? और जो सुरक्षा बलों के अभियोजन और कानूनी मुकदमों पर सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो इसका आंसर है, देखिए साथ की जो व्याख्या कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि ना तो पहला राइट है ना दूसरा राइट है, मतलब दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? देखिए पहली बात है, पहले पढ़ते हैं ये दूसरा, यह सुरक्षा बलों को अभियोजन और कानूनी मुकदमों से ही ओनली लिखा हुआ है, ही का मतलब होगा ओनली, और जब भी यूपीएससी या पीसीएस में ओनली शब्द आ जाए समझ जाना कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो ही नहीं, क्योंकि यहां पे सिविल मुकदमों पे भी वो आपको सुरक्षा देता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि नागालैंड में 6 माह के लिए आपसा हटाया गया है, तो सच तो यह है कि अभी रिपोर्ट यह है कि जो आपका आपसा है वो अब हटाया जा रहा है, मतलब कि 4 स्टेट से हटाया गया है। बल्कि क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें ये आएगा कि 4 स्टेट से आपसा हटा दिया गया है, कुछ इलाकों में हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समग्र नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आपसा, नाम हिंदी में क्या है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आपसा को 6 माह अतिरिक्त समयावधि के लिए विस्तृत कर दिया गया है। पिछली बार ऐसा विस्तार इसी जून के में हुआ था। यह अधिनियम वर्ष 1958 से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लागू है, जो सशस्त्र बलों और अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने और वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है। मतलब आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाके पकड़ के जाओ किसी को, जांच कर लो। यह सुरक्षा बलों के अभियोजन और कानूनी मुकदमों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आपसा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां पर केंद्र सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। केंद्र सरकार किसी क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्र समूह, जातियों, समुदाय के बीच मतभेद, विवादों को चलते अशांत घोषित कर सकती है। यानी कि अगर कोई अशांति है तो वहां पर जो गवर्नर है वो रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर आपसा लगा सकती है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा वाराणसी में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय वाराणसी के सरधना कस्बे के सालवा और केली गांव में स्थापित किया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो है आंसर वो है आपका डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये खेल विश्वविद्यालय है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये मोदी जी ने किया है, नायडू जी ने नहीं किया है, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, पहले ये समझिए। और दूसरी बात है जो ये वाराणसी में नहीं है, ये मेरठ में है। मेरठ वैसे भी स्पोर्ट्स के सामानों के लिए फेमस है, तो ये मेरठ के अंदर है। दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर थोड़े से गलत हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कौन, किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को। विनय कुमार त्रिपाठी को इसका सीईओ या नया अध्यक्ष बनाया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति में समिति ने इसे मंजूरी दी है। ठीक है, खैर किस संगठन का 1 जनवरी 2022 को 64th स्थापना दिवस मनाया गया? 64 मतलब 1 जनवरी 2022 को 64 साल हो रहे हैं, स्थापना दिवस हो गया। किसका हुआ है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ का। डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो है उसमें इसका स्थापना दिवस 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का 64th स्थापना दिवस मनाया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है। 1958 में बेंगलुरु में हुई में रक्षा विज्ञान संगठन डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन डीएसओ के साथ भारतीय सेना की तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डीटीडीपी के संयोजन के बाद की गई है। डीआरडीओ वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। बिल्कुल, लगभग 52 लैब्स हैं, 52 लैब्स हैं पूरे कंट्री के अंदर। ठीक है, जहां पर हम जो भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जिस पर डिफेंस की रिसर्च होती है वो करती है। मिसाइल हो गया या बाकी सैनिक कैसे कपड़े पहनेंगे या हथियार कैसे यूज करेंगे, वो इसमें से होता है इसके अंदर। और इस समय जो वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं ये। ठीक है, अभी हाल में ही भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट खिताब किसे हरा के जीता है? तो ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका को जो है वो इंडिया ने हराया फाइनल में और एशिया कप का रिकॉर्ड जीत लिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक चीज और हुई है, वर्ल्ड कप भी हुआ है। तो वर्ल्ड कप भी है, इंडिया ने जीता है। वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता है। ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज में हुए थे टूर्नामेंट, तो उसमें जीता था इसके अंदर। ये पुराना क्वेश्चन है, तो जनवरी मैंने क्वेश्चन है, इसलिए ये एशिया कप की बात कर रहा है। ये किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी ब्रांडेड कंपनी फेरेडियन का अधिग्रहण किया है? फेरेडियन का अधिग्रहण किया है किस भारतीय कंपनी ने? टेक ओवर किया है, एक्विजिशन किया है, किसने किया है? तो वो है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड जो है वो इस कंपनी ने टेक ओवर किया। ब्रिटिश कंपनी कौन सी? फेरेडियन को किया हुआ है। ठीक है, अब जो रिलायंस वाले हैं वो बैटरी भी बनाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश देश का तीसरा एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। तीसरा एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। क्या सही है? मतलब सही नहीं है बताना है आपको। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 में हुई थी। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। जो ए स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश तीसरा नहीं फर्स्ट बना है। फर्स्ट स्टेट बना है जो कि एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त है। एलपीजी सभी लोग वहां पर एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये पहला स्टेट बना हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को की थी। ठीक है, लकड़ी के से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को हुई। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्रियान्वित रहित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए गए। योजना की शुरू करने का उद्देश्य उन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करना जो केंद्र की उज्ज्वला योजना के दायरे में नहीं आते, यानी जो उज्ज्वला से बच जाते हैं वो इसके माध्यम से वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 8 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या सही है? विश्व ब्रेल दिवस, ये बताइए होगा आपको क्या होता है? जो नेत्रहीन लोग होते हैं और वो हाथ से छू छू के जो पढ़ते हैं उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो क्या ये 8 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNSG
GA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2018 में की गई थी। क्या सही है? इसका उद्देश्य आम लोगों के बीच खेल लिपि के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्या ये सही है? इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 और 3। क्या है ये? विश्व भर में ब्रेल लिपि का महत्व को रेखांकन करने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये 8 की जगह यहां पे जाएगा 4 जनवरी, 4 जनवरी को बनाया जाता है। 8 को नहीं बनाया जाता, 4 को बनाया जाता है। पहली चीज तो देखिए ये है, ब्रेल नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। यह दिवस ब्रेल लिपि के जनक फ्रांस के लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित किया था, जिन्होंने वर्ष 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवंबर 2018 को की गई थी। इसका उद्देश्य आम लोगों के बीच ब्रेल लिपि को जागरूकता फैलाना था। विश्व ब्रेल दिवस शिक्षकों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों को नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के समक्ष मौजूदा चुनौती के बारे में जागरूकता फैलाता है। यहां पे देखिए ये खेल नहीं होगा, ठीक है। ब्रेल यहां पे, ठीक है, ब्रेल, ठीक है, ये होगा। थोड़ा सा यहां पे गलत टाइप हो गया है। हाल ही में ही जिला सुशासन सूचकांक, जिला सुशासन सूचकांक, ये देखिए, स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पहला यूटी कौन है? पहला यूटी कौन है जिसने जिला सुशासन सूचकांक जो है वो स्थापित किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या है इसका मतलब? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक, डायरेक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट, माय बैड, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है विकसित किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर इस प्रकार सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला यूटी बन जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग इस संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 20 जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना होगा। इस सूचकांक से निश्चित समय के भीतर कार्यालयों में फाइलें तथा अन्य मामलों का निपटारा होगा और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन भागीदारी बढ़ेगी। जिला सुशासन सूचकांक DGGI फ्रेमवर्क में कृषि एवं समृद्ध विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ऐसे 58 संकेतक शामिल किए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर है इसका। कौन सा हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाई अदालत बन गया है? पहला पेपरलेस अदालत, तो आंसर इसका केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय जो है वो पेपरलेस आपका हाईकोर्ट बन गया है, पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। केरल हाईकोर्ट ने ई फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई ऑफिस के सुविधाओं के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजना शुरू की है। यानी अब हाईकोर्ट के केस फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होगी। अब आपको फाइल जमा नहीं करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिकली आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड KMRL को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से पहली नौका सौंपी है? किसने सौंपी है आपको? ये पहली नौका सौंपी है कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रॉनिक नौकाएं, यानी इलेक्ट्रॉनिक नौकी कौन? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो यह लगभग 126 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा सा बस याद रखने वाली चीजें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2 जनवरी 2022 को यमन के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोफ ने देश भर में हो रहे लोकतांत्रिक समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद त्याग पर दे दिया। 2 अलग-अलग स्टेटमेंट हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्या बोला कि जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपको बताना क्या सही है गलत है, ठीक है। तो इसका है बिल्कुल राइट है, ठीक है। अशोक कुमार जी ने किया था, जी अशोक कुमार ने स्वच्छ गंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक रूप में पदभार संभाला। लेकिन 2 जनवरी 2022 को यमन के प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है। वो आपका इधर सूडान के जो प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने जब देखा कि उनके लोग जो है, पब्लिक है, वो बहुत विरोध कर रही है और कह रही है कि डेमोक्रेसी को बचाओ, तो जाके इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अब्दुल्ला हमदोक ने। लेकिन अब्दुल्ला हमदोक जो है वो सूडान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, यमन के नहीं थे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सूडान के वो थे। अलका मित्तल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलका मित्तल को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके साथ ही वो ONGC के अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। तीसरी महिला जो है वो अलका बन गई हैं। इसका आंसर है केवल 2, ठीक है। इसमें सही नहीं है, जो देखिए सही नहीं है, हमें देखना है कि गलत कौन सा है। तो ये गलत है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो ये अलका मित्तल है वो फर्स्ट बनी है, क्या बनी है, फर्स्ट महिला बनी है, अध्यक्ष बनी है ONGC की। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और अलका मित्तल ने अब पदभार संभाल लिया है और ONGC की ये पहली महिला है। और तो ये इसलिए आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलका मित्तल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली है ONGC की। अब ONGC से हम आपको जो रत्ना कंपनी है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो जो मिलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। और ये 25 बल्कि कर दिया गया 25 फरवरी 2022 से होगा और लगभग 46 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और ये एक तरह का आपका नेवी का जो है, नेवी की मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन आपका विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है। लगभग 46 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभ्यास मिलन के इस 11वां संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। तो 11th एडिशन है, ये क्या है, 11th एडिशन। और इसका जो वो है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है, ठीक है। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन सी बन गई? $3 ट्रिलियन वाली कंपनी जो मार्केट कंपनी जो बनी है वो एप्पल बनी है, ठीक है। एप्पल बन गई है। और एप्पल जो है वो दुनिया के बहुत सारी कंट्री, मतलब कि गिनती के अगर हम देख लें 4-5 कंट्री को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई। मतलब कि यहां तक कि इंडिया से बड़ी इसकी इंडिया की भी जो इकोनॉमी है वो लगभग 2.6 ट्रिलियन है, 2. और आप यहां देखोगे उसकी खुद की उसकी जो मार्केट वैल्यू है 3 ट्रिलियन हो गई है। तो इंडिया से बड़े कंट्री से भी बड़ी उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 46th GST परिषद बैठक अध्यक्षता किसने की है? 46 GST परिषद की जो बैठक हुई है कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और किसने की है इसको? निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने किया है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कंट्री जिसने GST लागू किया था? वो फ्रांस था। फ्रांस कंट्री थी जो फर्स्ट कंट्री जिसने GST अडॉप्ट किया था। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। ए, 3 जनवरी 2022 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया जाएगा। यह योजना 10 फरवरी से 3 मार्च 2022 से चलेगी। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह ऊपर सभी सही। देखिए, तो इसके अंदर जो आंसर गलत है वो है बी में क्या है कि ये जो है वो 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चलेगा। ये 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलेगा ये, ठीक है। तो ये टाइमिंग गड़बड़ है, टाइमिंग, इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के अगरतला
मेघालय के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल, एक टर्मिनल जो है भवन का उद्घाटन किया है। क्या सही है कथन? कौन सा कथन सही है, इस बात करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मेघालय ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट मिशन का शुभारंभ किया। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो दोस्तों इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है, मेघालय से इसका मतलब कुछ नहीं है, और ये भी त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना है, ना कि मेघालय ग्राम समृद्धि योजना है। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एवं विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100 जैसी प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। ठीक है, तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा बांग्लादेश से राज्य की निकटता व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंच के कारण या इस नए टर्मिनल के उद्घाटन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में संचालन के लिए पहला कदम माना जा रहा है। तो ये जो है वो मेघालय में नहीं है, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो 25 क्वेश्चन ने कर लिए हैं। रेस्ट 25 क्वेश्चन जो होंगे वो हम सेकंड वीडियो में जो अभी हम लेकर आएंगे उस पर हम कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी माह में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको कवर कराया जा रहा है। बाकी मैं टेस्ट सीरीज के बारे में पहले बहुत बात कर चुका हूँ, मॉक टेस्ट के बारे में बात हो चुकी है या क्रैश कोर्स के बारे में बात हो चुकी है। कोई दिक्कत आती है तो नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके उनसे बात